Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग चैप्टर 8 का जो है मोशन के बारे में हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पूरा डिटेल में किए थे। आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके सारे पार्ट वाइज हम लोग अलग अलग पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपके लिए एक बार एक्सप्लेन करते फिर आंसर बताएंगे। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स it is possible for the object to traveling with non zero velocity। क्वेश्चन में ये बोला कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि उसका जो एक्सटर्नल नॉन बैलेंस फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के लिए नॉन जीरो वेलोसिटी से जब वो ट्रैवल करेगा? तो इफ़ यस, अगर जो ऐसा है तो कुछ कंडीशंस बताना है आपको। इफ द कंडीशन दैट मस्ट प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो तो प्रोवाइड द रीजन। अगर जो ऐसा है तो उसका रीजन हमें बताना है कि किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर जो नहीं है तो उसका रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे देखो, आपको नीचे पहले आंसर से बता देते हैं कि क्या था। तो हम लोग लिखेंगे एस इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। यानी कि ये बोला यस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो हो सकता है। इट इज पॉसिबल डैट, अब ऐसा कब होगा जब ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो और कब? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो इसी वेलोसिटी से वो मूव करते रहेगा कंटिन्यू एक ही वेलोसिटी से। तो इन दैट केस में क्या हो सकता है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी भी जीरो होगा, ठीक है। देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई इन द बॉडी। और इस केस में क्या होगा, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ना तो हम स्पीड को बढ़ा रहे ना स्पीड हमारा घट रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा अनबैलेंस फोर्स जो है कुछ भी नहीं लगेगा, तो यानी कि वेलोसिटी में भी हम बैलेंस फोर्स जीरो हो सकता है। द ऑब्जेक्ट विल कीप द मूविंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ए नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। यही बोला कि अगर जब मोशन को चेंज करें, यानी कि हम स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, या तो हम एक्सेलरेट करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमें पूछ रहा था, यही कंडीशन बताना था। तो आई होप कि आप लोग को देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में देखो करना था, व्हेन ए कारपेट इज बिटेन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट इट एक्सप्लेन। ये बोला कि जैसे कारपेट हो गया, ऐसे भी घर पे बिछावन हो गया, कोई चीज़ से आप डंडे से ऐसे पीटते हैं, ठीक है, तो उससे डस्ट निकलता है, धूल निकलता है, क्यों निकलता है उसके बारे में पढ़ना। तो आपको याद होगा हम लोग बताए थे न्यूटन सेकेंड लॉ इनर्शिया के बारे में, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन जो है ये करेंगे। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द स्टेट्स ऑफ मोशन। इनर्शिया के बारे में हम बताए थे कि क्या होता है, इनर्शिया जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो टेंड करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को रजिस्ट करता है उसके स्टेट्स में या रेस्ट में होने की वजह से मोशन में। तो इसी तरह से जब हम कारपेट को बिटेन करते हैं स्टिक से, तो कारपेट तो मोशन में हो जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल था वो तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि बताए थे जिसमें मोशन में लगाएंगे वही रहेगा, ठीक है। जिसके वजह से डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रजिस्ट दियर स्टेट ऑफ रेस्ट, और जो डस्ट पार्टिकल हो भी रेस्ट में रहना चाहता है। लेकिन बट न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोशन द डस्ट पार्टिकल स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा, वाइल कारपेट जो है क्या करेगा, मूव करेगा। इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स कम आउट द कारपेट। इसीलिए डस्ट को डंडे से मारते तो डस्ट पार्टिकल, ये जो कारपेट है हमारा, नीचे चला जाता है, डस्ट तो जहाँ था वहीं रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, इसके वजह से उससे धूल बाहर निकलता है, ओके। या इसका एप्लीकेशन और हम जैसे बताए थे आप लोग चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कैच पीछे की पकड़ते हैं, या फिर गद्देदार क्या होता है, जो मैट्स होता है जहाँ पे रेसलिंग करते हैं ना, ये सब इसके बेस पे था ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विथ रोप। देखो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोला कि हम जब बस वगैरह पे जाते हैं
तो जो सामान लगेज ऊपर रखते हैं उसे रस्सी से क्यों बांधने का एडवाइस दिया जाता है। हम लोग रस्सी से बांधते हैं ना, सामान कुछ भी रखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें भी सेम वही था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा इसमें भी। क्यों? क्योंकि बस एक्सेलरेट एंड मूव फॉरवर्ड। बस जैसे एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, बस आगे की ओर जाएगा। ऑब्जेक्ट मान लो इसके ऊपर रखा होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के रजिस्ट करेगा, क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो मान लो रेस्ट में रहेगा तो बस अगर जब नहीं बांधेंगे तो ये क्या होगा, बस तो आगे निकल जाएगा, हमारा लगेज नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसी की वजह से इट एक्वायर स्टेट्स ऑफ मोशन, इसकी वजह से मोशन की वजह से। हाउ एवर लगेज केप्ट ऑन द रूफ ओइंग इट्स इनर्शिया, उसका इनर्शिया होगा जिसके वजह से वो स्टेट्स में रहेगा। हेंस व्हेन द बस मूव फॉरवर्ड, बस जो आगे घूमेगा, द लगेज टेंड्स रिमेन द ओरिजिनल पोजीशन एंड अल्टीमेटली फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। तो बताए थे लगेज अपने पोजीशन में रहेगा और वो क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज किप्ट इन द बस ऑफ द रूफ। इसी के लिए, इसी को हमें मतलब अवॉइड करने के लिए, मतलब सामान गिरे नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें एडवाइस दिया जाता है कि लगेज को हम लोग बांध के रखें। इसी के बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो देखो आप लोग को करना है। तो एक था, एक वेस्टमैन जो है क्रिकेट बॉल को हिट्स करता है, व्हेन दे रॉल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू द रेस्ट, द बॉल स्लो द स्टॉप बिकॉज ऑफ। ये बोला कि कोई भी हम बॉल को हम वेस्टमैन मारता है तो धीरे धीरे जाके कहीं धीरे धीरे जाके क्या होगा, मान लो यहाँ पे रुक गया तो रुक जाता है, यानी कि रेस्ट में आ जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शंस है। ठीक है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में कि द बैट्समैन जो है डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, ज़्यादा तेज नहीं मारा। तब जरूरी नहीं कि धीरे से मारेगा तो धीरे, फिर भी तो कुछ दूर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। वेलोसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एग्जर्ट ऑन द बॉल्स, और जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स एग्जर्ट ऑन द बॉल, तो जितना लगाएंगे उतने देर पे तो जाना चाहिए, फिर ये भी नहीं हो सकता। सी में था देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, और जो होता है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल के ऊपर एक फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट में। बताए थे बॉल इधर से जा रहा है तो हमारा जो ग्राउंड है वो भी फोर्स लगाएगा जो इसे रोकता है। ठीक है, तो इसके बाद से ये सी होगा। द बेस्ट मैन हिट द क्रिकेट विच रॉल्स ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर द कवरिंग, कुछ डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। हम बताए थे इधर कोई भी मोशन के अपोजिट, मोशन इधर है तो इसके अपोजिट में हमारा फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स होता है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसके वजह से वो क्या करता है, कोई चीज को अपोज करता है, मतलब रोकता है, और जिसके वजह से रेस्ट में आ जाता है। यही कारण होता है जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रुकती है हमारी गाड़ी, रुक जाती है। जो मान लो स्लिप करेगा तो कभी कभी फ्रिक्शन नहीं लगता तो हमारा स्लिप करके गाड़ी आगे चला जाता है। ठीक है, तो हम वही थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख रखे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट में। हेंस द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल। इसलिए देखो ये तो गलत होगा, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो है न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रक है जो स्टार्ट करते हैं रेस्ट से और रोल करता है, रोल डाउन हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है, यानी कि उसका इनिशियल पोजीशन जो था यू जो था, सॉरी ये भी देखो हम लिख दिए, यू जो है वो क्या है, 0। यू जो था क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेट करता है कांस्टेंट स्पीड से चलता है एक्सीलरेशन से, और डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है 400 मीटर को 20 सेकेंड में। यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस हमारा 400 मीटर है, टाइम 20 सेकेंड में। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमें बताना है, और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लग रहेगा। इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, और मेट्रिक टन मतलब क्या होता है, यानी कि 1 मेट्रिक टन में 1000 kg, तो 7 मेट्रिक टन में क्या आ जाएगा, 7000 kg। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7000 kg। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखो पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन का देखो फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन का एक यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्टेंस दिया हुआ, यू इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हमें ये टाइम दिया था, ए नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो वही हम लोग किए हैं। यहाँ से हम लोग देखो रखें, यहाँ से हम लोग रखेंगे एस के जगह पे रख दिए 400 मीटर, और हमारा इनिशियल क्या था 0, टाइम जो था वो हमारे पास था 20 हाफ ए, और फिर टाइम 20 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे 20 का स्क्वायर क्या जाएगा 400। ठीक है, यहाँ से एक कट जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन ऐड है,
पहले हम लोग सोल्व करेंगे, ओवरऑल को हम सोल्व करेंगे तो 200 एक्सीलरेशन आएगा, 400 इक्वल टू 200 एक्सीलरेशन, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया। अब हमसे फोर्स पूछ रहा था, तो फोर्स क्या आता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना फोर्स लगा रहा था, और मास कितना था 7000 kg। क्यों, क्योंकि अभी बताए थे ना 1 मेट्रिक टन में 1000 kg होता है, इसलिए 14000 न्यूटन को लगाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी का जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आज के लिए इतना इस पार्ट्स में। अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।